हेलो दोस्तों, यूपीएससी हिंदी के ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म में मैं निशांत त्रिपाठी आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि हम लोग लास्ट 6 मंथ के जो इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स हैं उस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। आज हमारी लगातार तीसरी क्लास है। जैसा कि मैंने कहा भी था, मैं कोशिश करूंगा कि लगातार जब मैं एक हफ्ते तक वीडियोस को लेके आप लोग के बीच में आऊँगा, फिर मैं जो भी रिक्वेस्ट आप लोग से करना का वो करूँगा, जैसे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करने के लिए। बट अभी आज का कंटिन्यूटी के साथ मेरा तीसरा दिन है, ठीक। तो चलिए हम लोग तीसरे दिन, इसके पहले थोड़ा सा बस 2 मिनट चर्चा कर लेते हैं ताकि हमारे बीच में जुड़ाव बन जाए। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। देखिए, आज मैं कोशिश किया हूँ कि 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज रख लिया हूँ ताकि वीडियो थोड़ी सी लंबी चल सकती है, ठीक है। देखिए, मैं वैसे भी 20 क्वेश्चंस की अगर ये सीरीज है तो जिस हिसाब से मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, अगर अदर मतलब प्लेटफॉर्म्स को देखेंगे, जैसे वो ऑब्जेक्टिव बताते हैं कि इसका ए सही, इसका बी सही, इसका सी सही, उस हिसाब से तो मतलब 60 से 70 क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक। तो अपना वो फोकस है ही नहीं। हाँ, हम भी वो कर लेते हैं, बट जहाँ पे चांस होता है कि यार कि ठीक है अब वहाँ पे कुछ कर ही नहीं सकते हैं, तो वहाँ पे तो भाई हम भी ABCD बोल के निकल लेते हैं। खैर, वहाँ पे डिबेट का विषय नहीं है, वहाँ नहीं जाएंगे। तो देखिए, अब तक हम लोगों ने क्या किया है कि 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज को पूरा कर लिया है। और जुड़ाव के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि देखिए, ये कुछ कमेंट बॉक्स में पिछले वीडियोस में मैसेज थे, उसको हम लोग देख लेते हैं, ठीक। तो सबसे पहले देख लेते हैं, और संध्या जी का मैसेज है कि सर हिस्ट्री ऑप्शनल का आंसर राइटिंग का कुछ बताइए प्लीज, ठीक है। देखिए, अब हिस्ट्री ऑप्शनल के आंसर राइटिंग के लिए अगर कुछ बताना है तो मतलब मेरा मानना है कि अभी यूपीएससी हिंदी की नज़र से अगर आप पूछ रहे हैं कि मतलब आंसर राइटिंग कराएंगे या नहीं कराएंगे उस सिलसिले में, तो प्रीलिम्स के पहले अभी एकदम ना है, और जहां तक मेरा मानना है कि मेंस के भी ड्यूरेशन में अभी ना रहेगा। मतलब मेरा मानना है कि 2021 के मेंस के बाद, 2021 मेंस प्लस लेते हैं, यानी 2021 के मेंस के बाद हम लोग हिस्ट्री ऑप्शनल लेके आएंगे। खुद मैं उस एक टीम का मेंबर रहूंगा, ठीक है, क्योंकि मेरा खुद भी हिस्ट्री ऑप्शनल है, और उस वक्त हम लोग हिस्ट्री ऑप्शनल साथ मिलकर तैयार करेंगे। जो भी मदद करनी होगी उस वक्त हम लोग कर लेंगे, ठीक है। तो हिस्ट्री ऑप्शनल की अब बात आती है कि कुछ बताइए में, तो देखिए किसी का भी कोई भी ऑप्शन हो, अभी आप लोग क्या करिए कि 1-2 यानी हाफ पेपर क्या करिए, खत्म कर लीजिए। रीडिंग तो लगा लीजिए, कम से कम आप लोग रीडिंग लगा लीजिए हाफ का। जिसके पास थोड़ा और भी टाइम लग रहा है, उसको लग रहा है कि मैं थोड़ा सा या मतलब रीडिंग लगा चुका है, उसको लग रहा है यार कि नहीं थोड़ा सा वैल्यू एडिशन कर लेना है। तो जिनको वैल्यू एडिशन करना है, थोड़ा सा क्या करिए ना कि जो बैक ईयर के क्वेश्चंस हैं, यूपी पीसीएस में खास तौर पे ध्यान देंगे, जो बैक ईयर के क्वेश्चन है उनकी फॉर्मेटिंग कर लीजिए कि यार सेम क्वेश्चन है तो इंट्रो कैसे लिखेंगे, मेन बॉडी लिखेंगे तो ये मेन बॉडी में 2-3 बॉडीज बन रही हैं, इन बॉडीज को कैसे कैसे एक्सप्लेन करेंगे, थोड़ा कुछ ऐसे रफिंग कर लीजिए, और कंक्लूजन कैसे देंगे, ठीक है। तो कुछ ऐसी रफिंग कर लेंगे तो 50 एटलीस्ट 50 वर्ड्स में क्या होगा कि एक शॉर्ट नोट्स एक क्वेश्चन का आपके पास हो जाएगा। एक्चुअली हम लोग क्वेश्चन का नहीं बोलेंगे, एक एक्चुअली वो टॉपिक है, एक टॉपिक का शॉर्ट नोट्स आपके पास हो जाता है, ठीक। तो मेरा मानना है कि किसी की भी ऑप्शन हो, मैं हिस्ट्री चूंकि मेरा ऑप्शन है तो मैं उस नज़र से बोल रहा हूँ, तो आप लोग किसी का भी कोई ऑप्शन हो। देखिए, यूपी पीसीएस की सबसे अच्छी खूबी यही है कि हर ऑप्शनल में नियर अबाउट 70 to 75% पेपर मेरा मानना है डायरेक्टली इनडायरेक्टली रिपीट आता है। तो सबके लिए यही फंडा अपनाइए। नेहा जी का एक नेक्स्ट कमेंट है कि सर जो करेंट अफेयर की वीडियोस चल रही है, जो सीरीज चल रही है, इससे पीटी का काम चल जाएगा। देखिए, सबसे पहली बात नहीं बता दें कि हम लोग अपने जो प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज यूपीएससी हिंदी चलाती है, उसको भी हम लोग ला के फ्री ऑफ कास्ट, आप अगर देखी होंगी तो फ्री, एकदम फ्री हम लोग ला के यूट्यूब पे डिस्कस करते हैं, और उसकी क्वालिटी भी आप चेक कर सकती हैं। बेसिकली हम लोग बहुत क्वालिटी के लिए हल्ला नहीं बचाते, बट मेरा मानना है कि एक बार उसको देख लेंगे। सेकंड, देखिए हम लोग को भी थोड़ी सी कमी लगी कि यार कि कुछ और भी प्रैक्टिस कराते हैं। तो देखिए, लास्ट 6 मंथ की सीरीज लेके आए, आप समझिए ना कि ये लास्ट के 6, आपको लगता होगा ना कि बस 1 घंटा क्लास डिस्कशन में लगता है। एक्चुअली देखेंगे, अभी हम लोग अपना आपका आंसर दे लेते हैं। तो देखिए, लास्ट 6 मंथ की सीरीज में कम से कम मेरा मानना है इसमें 250 से 300 क्वेश्चन रहने हैं, कम से कम रहने हैं। मैं अभी 200, 250, 300 पे नहीं जाता हूँ, मैं एक मोटा 250 ले देता हूँ या 200, मतलब 10-20 कम 10-20 ज़्यादा। मैं कोशिश करूँगा 300 हो जाए, ठीक है। तो इसलिए 250 रख लेते हैं, सेफ जो है वो। इसके बाद से देखिए, आपके जो करेंट के वीडियोस हैं, मैं एग्जैक्ट बता दूं कि 23 लिख लेते हैं, 23 जुलाई से लेके 7 अगस्त तक क्या होगा, ये अल्टरनेट पे आना शुरू होगा, ठीक है। इसके पीछे रीजन क्या है, देखिए बता देते हैं। देखिए, रीजन ये है कि एक्चुअली इस ड्यूरेशन में क्या है कि अपने लोग यूपीएससी के इंटरव्यू के लिए निकल जाएंगे दिल्ली, ठीक। अपने फ्रेंड सर्किल में जिनका भी, जैसे गौरव सर का इंटरव्यू है और भी फ्रेंड सर्किल में इंटरव्यू है, तो जैसे कि वो लोग भी यूपीएससी हिंदी के मेंबर्स हैं और बहुत अच्छे क्लोज फ्रेंड्स भी हम लोग के हैं। तो ऐसे में एक नैतिक जिम्मेदारी भी बनती है कि जाना ही जाना, ठीक है। और वैसे भी गौरव सर का इंटरव्यू है तो जाना ही जाना है, मतलब मेरा तो एकदम कंपलसरी होता है कि गौरव सर का कुछ भी चलता है तो वहाँ पे मेरा
मतलब एक तो वो हम फिक्स होते हैं कि वहाँ पे उनके साथ मेरे को जाना ही चाहिए। आप पीसीएस का देखिए वी व्लॉग पड़ा होगा, वहाँ भी देखेंगे कि हम लोग मौजूद थे। यूपीएससी का इंटरव्यू आप पूछ रहा देखेंगे, ये देखेंगे आने वाले ड्यूरेशन में जो भी होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है मतलब इंटरव्यू को लेके जहाँ पे गौरव सर के साथ मैं नहीं रहता हूँ, ठीक है। तो एक लोग को वैसे भी जाना होता है, मतलब अगर मैं नहीं भी रहा तो कोई ना कोई यूपीएससी इंडिया की टीम जाती है। तो मान लीजिए कि मैं अगर चला जाऊँगा तो एक दिन क्या होगा ना, देखिए अब चूंकि पर्पस जाने का क्या है कि इंटरव्यू दिलवाना है, तो एक दिन क्या होगा ना कि मतलब मैं कोशिश करूँगा क्वेश्चंस बना लूँगा। दूसरे दिन मैं क्या करूँगा, उस क्वेश्चंस को सेंड कर दूंगा रमन सर को, और रमन सर उसको आपको डिस्कस कर देंगे। यानी 23 से लेके जो 7 अगस्त के बीच का जो डिस्कशन होगा, वीडियो डिस्कशन होगा करेंट अफेयर का, वो रमन सर करेंगे। मैं यहाँ पे साफ साफ ले देता हूँ, रमन सर करेंगे। अच्छा, इस बीच में देखिए एक दिन अल्टरनेट हम लोग इसलिए भी कर लेंगे क्योंकि देखिए अभी मुझे क्या है कि फुल टेस्ट का डिस्कशन करना है। जो यूपीएससी हिंदी का फुल टेस्ट है उसका मुझे अपने स्टूडेंट्स के लिए जो पेड ग्रुप ज्वाइन किए हुए हैं उनके लिए वीडियो डिस्कशन भी करना है, ठीक है। तो इसलिए क्या है कि टाइम थोड़ा सा मेरे पास कम बचेगा। तो अभी अल्टरनेट पे क्या करेंगे, अभी तो मैं लेके आ रहा हूँ अल्टरनेट पे, उस समय क्या करेंगे जैसे ही मैं उधर वीडियो डिस्कशन खत्म कर दूंगा, नेक्स्ट जो 6 मंथ की सीरीज लेके आएंगे वो पूरा मैं कर दूंगा। मतलब आपको जो करेंट की क्लास है वो मैं लूँ, रमन सर ले, कोई भी ले, क्लास में आपको अंतर नहीं पड़ेगा, ठीक है। जबकि मेरा मानना है कि मेरे से बेहतर रमन सर पढ़ाते हैं, ठीक है। तो अब बात होती है कि काम चल जाएगा, तो आप सोचिए ना कि अभी 250 यहाँ पे प्रैक्टिस करा दिया गया, 250 भी आगे प्रैक्टिस कराने का प्लान है अगर संभव। देखिए अब यहाँ पे वादा नहीं मेरा, ठीक है। ये नहीं कि अब गाना बजाना शुरू कर दीजिए कि वादा किया तो निभा रहा, ठीक है। वादा कोई नहीं कर रहे हैं, निभाने की बात इसी के लिए नहीं है क्योंकि आप लोग समझ सकते हैं कि उस ड्यूरेशन में मेरा खुद का भी प्रीलिम्स रहेगा। और अब सीधी सी बात है कि एक वीडियोस को लेके आने के पीछे क्या ना कि 4-4 घंटे निकल जाते हैं। मतलब आप समझिए ना कि आपके पास अगर 1 घंटे का वीडियो मैं लेके आता हूँ तो 1 घंटे पहले कम से कम मतलब मुझको क्वेश्चन टाइप करने में, एक्सप्लेनेशन पे थोड़ा सा काम करने में, भाई मेरे को भी तो रीड करना पड़ता है थोड़ा सा, तो मतलब पूरा वो 1-1.5 घंटे का पैकेज निकल जाता है। फिर उस वीडियो को बनाने में मान लीजिए कि 35-40 जो भी मिनट का वीडियो लगे, फिर उस वीडियो को एडिट करके यूट्यूब पे डालने में 15-20 मिनट लग जाते हैं। यूट्यूब पे डाल देते हैं कि वीडियो प्रीमियर रहता है तो आप लोग के साथ मौजूद भी रहता हूँ ताकि कोई भी चैलेंज आए, कोई भी बात हो तो हम लोग उसको कर सकें। तो इस ड्यूरेशन में क्या ना कि बाकायदे एक मेरा कैसे दिन वो 3-3.5 घंटे का टाइम निकल जाता है। अब सोचिए ना कि अगर लास्ट का जो 250 क्वेश्चन में बोला हूँ, जिसको मेरा प्लान था कि जो घटना चक्र की, ठीक है, जीसी की जो घटना चक्र की आई दृष्टि आती है, ईडी यानी आई दृष्टि आती है, मेरा टारगेट था कि यहाँ से काम करा देना। बट ऐसा नहीं कि मैं घटना चक्र की आई दृष्टि को एकदम छोड़ दूंगा आप लोग के लिए, ठीक है। आप लोग को करना क्या होगा, घटना चक्र की आई दृष्टि खरीद लेनी होगी और इंपॉर्टेंस क्या है ना, हम लोग वहाँ पे चर्चा कर लेंगे, ठीक। इंपॉर्टेंस क्या है वो चर्चा कर लेंगे। उसके लिए कंडीशन ये है कि आप लोग घटना चक्र खरीद लेंगे। बट देखिए कॉपीराइट का इशूज़ थोड़ा सा हम लोग सोचेंगे कि अगर कॉपीराइट का इशू आएगा तो फिर नहीं करेंगे, क्योंकि देखिए किसी के भी बिजनेस को आप जब डुबाएंगे तो कॉपीराइट इशू आएगा। और अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी हम लोग नौजात हैं, मतलब समझिए ना कि अभी अपने लोग को किसी से भिड़ने का काम नहीं है, ठीक। अभी अपने का काम क्या है कि सरलता से भाई भैया कह के अपना काम चला लेने का, ठीक। तो अगर वहाँ पे अपने को लगेगा कि कॉपीराइट इशूज होंगे तो फिर मतलब चांस ही नहीं बनेगा फिर, क्योंकि कॉपीराइट इशूज से फिर क्या ना कि आपको एक एक क्वेश्चंस पे काम करना पड़ेगा, बेहतरीन काम। तो जैसे आज 3-4 घंटे निकल जाते हैं वैसे ही काम करना पड़ेगा। तो मेरा मानना है कि आप ये क्लास ले लेंगे तो नियर अबाउट 85% काम आपका चल जाएगा। लेकिन लास्ट में घटना चक्र मैं पढ़ाऊँ या ना पढ़ाऊँ, घटना चक्र की आई दृष्टि आप लोग जरूर देखेंगे, बाकी काम भी खत्म हो जाएगा। लेकिन करेंट ये वीडियोज़ आप लोग जरूर देख जाइए, क्योंकि देखिए जो आप लोग की एक हम लोग कह सकते जो ओपिनियन है, ठीक है, ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन आएंगे वो हो जाएंगे। और भी मैं साइड में कई सारी चीज़ें लेके चलता हूँ वो भी आ जाएंगे। सबसे बड़ी बात है मेरा टारगेट ही सोचिए ना, हम लोग क्या है कि हम लोग एक ही एग्जाम के टारगेट करके पढ़ते हैं, यूपी पीसीएस, या हम लोग पीसीएस को सीधे यूपी पीसीएस ना बोल के पीसीएस को टारगेट करके पढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो यूपी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं जैसे उसको निकालेंगे वो पीसीएस का सारा क्वेश्चन हो गया। आप बिहार भी सेम पैटर्न पे क्वेश्चन पूछती है, एमपी भी सेम पैटर्न पे पूछती है, राजस्थान भी सेम पैटर्न पे पूछती है। तो एक्चुअली हमारा टारगेट क्या है कि हम लोग केवल फोकस पीसीएस में है। मैं कभी देखिए आप लोग हमें क्या कहता हूँ कि आरओ यारो देख लीजिए, क्योंकि आरओ यारो का एग्जाम क्या है, आरओ यारो का एग्जाम आयोग कराती है, तो उसको आप लोग देख लीजिए। लेकिन आरओ यारो के अलावा आप कहेंगे कि रेलवे के लिए देख लें, बैंकिंग के लिए देख लें, तो मैं खुद ही मना करता हूँ यार पता नहीं फंसेगा नहीं फंसेगा, फंस भी सकता है नहीं भी फंस सकता है। मेरा एकदम मतलब बनाने का जो मेरा हम लोग कह सकते हैं जो मेरे माइंड सेट है वो बिल्कुल वो एग्जाम से ही नहीं, मैं कभी दिया ही नहीं हूँ, ठीक है। जिंदगी में मैं साल भर में 2 ही एग्जाम देता हूँ, पीसीएस का और यूपीएससी का, तो 2 ही एग्जाम मेरे पूरे साल में चलते हैं। तो जाहिर सी बात है कि मेरे को ट्रेंड एनालिसिस बस इतने का ही पता है, ठीक है। तो इसलिए मतलब मैं अदर को टारगेट करता नहीं, इसलिए पीसीएस के मैक्सिमम क्वेश्चन फंस सकते हैं, ठीक है। मैं अदर किसी की तरह से, ठीक है, पापा मम्मी की सौगंध खाऊंगा नहीं कि नहीं ये पापा वीडियोस टाइप का है। अब वैसे देखेंगे तो करंट अफेयर की जैसे अदर 7 घंटे 8 घंटे की वीडियोस आती हैं, 200 क्वेश्चन 250 क्वेश्चन होते हैं। अब देखिए ना कि अगर पूरा सीरीज खत्म कर देंगे तो हम लोग का भी 8 घंटे 10 घंटे की वीडियोस हो जाएंगी।
बट यहाँ पे क्या कि आपको पार्ट वाइज देते चलिए, नोट्स बनाते चलिए, नोट्स जरूर बनाइए। कर देखिए यूपीएससी हिंदी जो भी लेकर आते हैं आप उसकी नोट्स बनाइए, एक चीज़ जरूर करिए। देखिए हम लोग भी जो भी पढ़ाते हैं ना उसका नोट्स हम लोग खुद भी पढ़ाते हैं। आप समझिए ना कि हम लोग अपने नोट्स जो पढ़ा रहे हैं उसका नोट्स हम लोग खुद भी बनाते हैं। आपको शेयर इसलिए नहीं करवाते कि हम लोग जैसे पढ़ाए रहते हैं तो बहुत चीज़ें याद हो जाती हैं, कुछ चीज़ पहले से पढ़ लेते हैं तो वो भी याद हो जाती है। तो हम लोग बस नाम मात्र का नोट्स बनाते हैं, वो आपके काम एकदम नहीं आने वाला है, मतलब एकदम नहीं आने वाला है। तो कई सारे लोग अभी क्या ना कि अभी बोल दिए तो पर्सनली मैसेज कर देंगे कि हमको नोट्स दे दीजिए। तो यहाँ पे चैलेंज है थोड़ा सा क्या ना कि वो गौतम बुद्धा वाला स्टाइल में ना होगा, आत्मदीप हुआ, ठीक है। थोड़ा काम करना होगा, यानी थोड़ा क्या काम, देखिए एक बार काम कर लेने से क्या ना फिर आगे चैलेंज नहीं आता है। अभी आपके पास प्रीलिम्स के लिए टाइम है, मैं एक स्ट्रेटजी वीडियो लेके आने वाला हूँ, बहुत जबरदस्त वीडियो लेके आऊंगा, ठीक है। मतलब देखिए वैसे भी मैं स्ट्रेटजी वीडियो पे बहुत ज़्यादा अफवाह की बात करता ही नहीं हूँ, ठीक। तो जल्द ही जब 100 डेज बचेंगे एग्जाम में, आप लोग याद भी दिला दीजिएगा, उस 100 दिन की मैं एक स्ट्रेटजी लेके आऊंगा। फिर उसके बाद से 25 दिन माइनस कर लेंगे, लास्ट 75 में क्या करना उसको लेके आ जाऊंगा, लास्ट 75 के बाद से लास्ट 50 में क्या करना उसको लेके आ जाऊंगा, लास्ट 25 में क्या करना उसको लेके आ जाऊंगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक है कि जो मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चंस चले थे हिस्ट्री के, कुछ लोग करें उनको करा दीजिए, और ठीक है करा देंगे। देखिए अब सच बोले तो क्वेश्चंस तो मैं एंशिएंट का बना लिया हूँ, बात ये पड़ती ना यार डिस्कशन की बात आती है कि मतलब उसके लिए क्या ना कि एक अलग से ही टाइम निकालना पड़ेगा। दो विकल्प बचते हैं, या तो उसके लिए हम लोग किसी को धरे, जैसे कि करेंट की वीडियोस के लिखेंगे कि हम लोग मतलब किसी प्लेटफॉर्म का नाम नहीं लेंगे, और इस करेंट की वीडियोस के लिए हम लोग से उन्होंने बात किया कि आप क्या करिए कि हम लोग के मतलब इस वीडियोस को हम लोग उनके साइड पे दें, और उसके लिए क्या कि हम लोग को वो बकायदे एक अच्छा खासा मतलब अभी चूंकि अपने लोग उतना स्टैंड नहीं हुए तो अपने लोग का अच्छा खासा भी बहुत कमी है, ठीक है। मतलब वो बोले कि मेरे से पेमेंट ले लीजिए और ये वीडियोस क्या करना है कि उनके साइड पे दे देना है। बाद में हम लोग क्या ना कि क्वेश्चंस को मतलब 3-4 क्लासेस की, कुछ क्वेश्चन क्लास 1 की, कुछ 2 की, कुछ 3 के मिला के हम अपना भी बना के अपने यूट्यूब पे भी डाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन देखिए अभी भले से इकोनॉमिक चैलेंज चल रही है, लेकिन हम लोग सोचते हैं कि ठीक है कंटेंट जो अच्छे हैं वो अपने ही चैनल पे आए। भाई काम कर रहे हैं तो अपने लिए कर रहे हैं ना, आप लोग के लिए कर रहे हैं तो किसी और के लिए क्यों करेंगे। तो इसलिए हम लोग क्या है ना कि चीज़ें आप लोग के पास लेके आते हैं, बस सपोर्ट करिए आप लोग। देखिए इतना अगर आप समझिए ना कि और एक तो हम लोग के ऊपर भी सेम चैलेंज वही कि मतलब आप लोग भी स्टडी फेज में, हम लोग भी हैं, आप लोग के पास भी सेम उतना ही टाइम है जितना मेरे पास है। इस बीच में आप लोग का पूरा टाइम आप लोग के पढ़ने के लिए निकालना है, हम लोग अपने में से 3-3.5 घंटे 4 घंटे का टाइम निकालते हैं आप लोग के लिए। तो वैसे भी आपकी नैतिक जिम्मेदारी बन जाती है, मतलब छोटा भाई, दोस्त, बड़ा भाई, जो भी समझ के मतलब जो भी कह लीजिए। और मतलब एक नैतिक जिम्मेदारी इसलिए भी बनती है यार कि सपोर्ट कर देना, कि देखिए जब तक सपोर्ट नहीं करेंगे, सपोर्ट करने से बेसिकली क्या होगा ना कि एक बार मनोबल अगर बढ़ता है ना तो काम करने में मजा आता है, मतलब फिर पैसे के मतलब नहीं रह जाते, ठीक है। 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल चैलेंज चलेगा तो फिर एकदम कोई बात नहीं है, फिर चलते रहेगा। देखिए एक करंट की अभी जो मैंने फर्स्ट क्लास की वीडियो बनाई थी करंट की, उसमें मुझे आपको ट्रस्ट नहीं होगा कि केवल 7 रुपए मिले हुए हैं, ठीक है। आप समझिए ना कि 3 घंटे में काम किया हूं, 3 घंटे की कीमत है 7 रुपए, ठीक है। तो ये मतलब समझ आइए कि मतलब कमाई है। इसमें भी पता नहीं क्या यूट्यूब की क्या क्या मतलब होती होगी कि काटने पीटने का रुपया, अगर काट पीट लेगी तो समझिए और भी कम हो जाता होगा, मतलब उसमें कुछ मेरे को आइडिया नहीं है। तो ये समझना कि मतलब इतने चैलेंज बनते हैं, मतलब कुछ भी अर्निंग नहीं है अभी, तो एकदम नहीं है, जो सच्चाई वो देखिए यही है, अभी एकदम अर्निंग नहीं है। तो इसलिए मैं बोला ना कि बस सपोर्ट करना है, धैर्य रखना है, नोट्स बनाते चलिए, काम आएगा जरूर आएगा, ठीक। आते हैं, आज थोड़ा ज़्यादा ही बकवास हो गया। बकवास में देखिए जो भी बात थी ये सब करना जरूरी भी था। 31 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भैया जो G7 ग्रुप्स है, ठीक है, जो G7 ग्रुप्स है, इस G7 ग्रुप पे क्वेश्चन है। कह रहा है कि अभी क्या है कि G7 ग्रुप का पहली बात देखिए क्या बोल रहा है कि G7 ग्रुप में स्टेटमेंट देखेंगे। अभी रिविजन में पहले एक थोड़ा सा बैकग्राउंड ही दे देता हूं, देखेंगे अभी क्या है जून में क्या हुआ है। जून 2021 में यूके की एक जगह है, उसका नाम है कार्दवाल, ठीक है। यूके की एक जगह है, उस जगह का नाम है कार्दवाल, यूके। यहां पे क्या है कि G7 की मीटिंग हुई है, G7 की 47वीं मीटिंग हुई है, 47वीं मीटिंग हुई है। और यही रीजन है कि करंट का विषय बन गया है। तो पहली बात तो हमने इसको करंट से लिंक क्यों कर लिया कि भाई क्यों करंट का विषय बन गया। अब आप लोग कहेंगे भाई G7 कंट्रीज का नाम बता दो, तो G7 कंट्रीज का नाम आप देखिए, मैक्सिमम इसमें यूरोपीय कंट्रीज हैं, जैसे फ्रांस है, फ्रांस के पास से इटली है, इटली के पास से देखेंगे यूके भी इसमें शामिल है, ठीक है। यूके के पास से देखेंगे जर्मनी शामिल है, तो 4 तो यही हो गए। उसके बाद से इसमें कनाडा ले लीजिए और अमेरिका ले लीजिए, AM से अमेरिका ले लीजिए, 4 2 6 हो गए।
और एक अपना एशियाई देश है जिसको हम लोग बोलते हैं सबका बाप जापान। ठीक है, ये 7 कंट्रीज हैं। ये वो 7 कंट्रीज हैं जिनको हम लोग G7 के नाम पे जानते हैं, और ये एक अंतर सरकारी राजनीतिक मंच है, अंतर सरकारी राजनीतिक मंच है। तो ये कंट्रीज का नाम भी आप लोग क्या करेंगे, याद करेंगे। ये भी क्या है कि यूपीपीसीएस प्रीलिम्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, यूपीपीसीएस के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो एक तो ये देख लेंगे, नोट करते चलेंगे। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन पे। अब क्वेश्चन बड़ी डायनेमिक है, कह रहा है कि सभी G7 जो देश हैं वो G20 का हिस्सा है, और भारत, ठीक है, भारत को भी कह रहा है कि G20 का हिस्सा है। यानी G7 कंट्रीज, ये जो फ्रांस, इटली, यूके, जर्मनी, कनाडा, अमेरिका और जापान है, इनके साथ साथ भारत भी G20 का मेंबर है। तो बिल्कुल सही, भारत तो G20 का मेंबर है ही है, और सभी जो G7 के कंट्रीज जिनका नाम हम लोग इस वक्त अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये सब क्या है, G20 के हिस्सेदार है, G20 के मतलब हम लोग कह सकते हैं मेंबर है। यानी स्टेटमेंट एक क्या हो गया, सही हो गया। स्टेटमेंट एक क्या हो गया, सही हो गया। अच्छा, कह रहा कि भारत, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण कोरिया, 3 देशों के बारे में बात कर रहे हैं। भारत, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण कोरिया को अतिथि देश के रूप में, ठीक है, अतिथि देश के रूप में अभी जो शिखर सम्मेलन हुआ है 47वां, इसमें क्या है, इस शिखर सम्मेलन में कि कार्यवाही में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया है। तो देखिए ये स्टेटमेंट सही है। अभी क्या है कि भारत, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया, इन तीनों को अतिथि देश के रूप में इस शिखर सम्मेलन में पार्टिसिपेट के लिए आमंत्रित किया गया था। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान देंगे। अब हम लोग थोड़ा सा क्या है कि इसके मुख्यालय वगैरह को देख लेते हैं। तो G7 का वैसे देखेंगे कोई भी औपचारिक संविधान भी नहीं है, और G7 का कोई भी औपचारिक मुख्यालय भी नहीं है। पहली बात ध्यान देंगे, G7 का कोई भी औपचारिक संविधान भी नहीं है, और इसका कोई भी मुख्यालय भी नहीं है। ठीक है, ये बात समझ में आई। अच्छा, अब ध्यान देंगे, एक ऐसी बॉडी जो कि मैं शुरू में ही बोल दिया कि यह एक अंतर सरकारी राजनीतिक संगठन है, और इसका कोई मुख्यालय भी नहीं है, कोई संविधान भी नहीं है। तो इसका निर्णय बताइए, बाध्यकारी होगा या गैर बाध्यकारी होगा। जाहिर सी बात है भैया, जब कोई लॉज ही निश्चित नहीं है, कोई संविधान ही निश्चित नहीं है, कोई मुख्यालय भी तुम्हारा नहीं है, तो गैर बाध्यकारी होगा। और इसमें देशों को जब आप फोकस करेंगे, अमेरिका किसी की बात मानेगा, किसी का बाप नहीं मनवा पाएगा। ठीक, तो वैसे भी गैर बाध्यकारी हो गया। अच्छा, आगे आते हैं हम लोग। अब बात आती है कि G7 देश, ठीक, जो या हम लोग सीधे एक आते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। एक वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं यहाँ पे। इसको मैं क्या करता हूँ, रफ कर देता हूँ, या रफ नहीं करता हूँ, चूंकि इसको मुझे प्रीलिम्स के ग्रुप में देना होता है, तो मैं इसको थोड़ा साइड करता हूँ। एक इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। देखिए, अभी जो रिसेंट में G7 की समिट मनाई गई है 2021 की, इस समिट के दौरान क्या है कि जैसे महामारियों का ये दौर चल रहा है, तो भविष्य की महामारियों को रोकने के उद्देश्य से, ठीक है, भविष्य की महामारियों को रोकने के उद्देश्य पे एक सिग्नेचर किया गया है। कहाँ सिग्नेचर किया गया है, तो मैं स्क्रीन पे लिख रहा हूं, कार्बिस बे डिक्लेरेशन। ठीक है, तो कार्बिस बे डिक्लेरेशन पे क्या है कि सभी G7 कंट्रीज ने साइन किया है। इसका उद्देश्य क्या है, इस हस्ताक्षर का, कार्बिस बे डिक्लेरेशन का ये है कि भविष्य की महामारियों को रोकथाम से। ठीक है, अच्छा 32 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन, अब पहला क्वेश्चन देखिए बहुत समझाने वाला था, तो बहुत टाइम लेके मैं समझा दिया। अभी क्या है कि 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अभी एक राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं, उनका नाम है इब्राहिम राइशी। इनका नाम है इब्राहिम राइशी। कह रहा है किस देश के राष्ट्रपति निर्वाचित किए गए? तुर्कमेनिस्तान के, ऑप्शन कह रहा है तुर्कमेनिस्तान के, अफगान के, ईरान के या इराक के। आप लोग हमको बताइए किसके। तो ध्यान देंगे दोस्तों, इसका सही आंसर है ईरान के। ईरान इसका सही आंसर है। भाई अफगान तो वैसे भी नहीं हो सकता है, अफगान में तो तालिबान भैया चल रहा है। समय के साथ ऐसा लग रहा है कि अमेरिका के हटने के बाद से अगर बड़ी कंट्रीज ने हस्तक्षेप नहीं किया तो फिर टोटल कंट्रोल तालिबान के हाथ में चला जाएगा। ठीक है, फिर भारत की मजबूरी पड़ेगी कि एक टेरर कंट्री से एक अफगानिस्तान में एक टेरर संगठन से जाके बातचीत करना, बस जो हमारे द्विपक्षीय संबंध है उनको मजबूत करना, क्योंकि अफगानिस्तान की तो इंपॉर्टेंस है ही है, टेरर का नहीं ना इंपॉर्टेंस है, लेकिन अफगानिस्तान की तो इंपॉर्टेंस भारत के लिए हमेशा थी, हमेशा रहेगी। ठीक, और है भी। तो अफगानिस्तान तो एकदम नहीं होने वाला है, ईरान इसका सही आंसर है, ध्यान देंगे। 33 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस देश की अर्थशास्त्री, देखिए एक तो लड़की है ये, इनका नाम है रेबका ग्रीनस्पैन। ठीक है, रेबका ग्रीनस्पैन कह रहा है किस देश की अर्थशास्त्री है ये। अर्थशास्त्री को व्यापार और विकास पर
संयुक्त राष्ट्र का जो सम्मेलन है अंकटाड के महासचिव के पद पर नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो अब बात आती है कि अंकटाड के महासचिव के पद पर किसको, ठीक है, किसको नियुक्त किया गया है। तो इनको नियुक्त किया गया किसको, रेबका ग्रीनस्पैन को। लेकिन बात आती है किस देश के हैं, जर्मनी के हैं, जापान की हैं, कनाडा की हैं, कोस्टारिका की हैं। तो इसका सही आंसर दोस्तों कोस्टारिका। ठीक है, ये कोस्टारिका की अर्थशास्त्री हैं रेबका ग्रीनस्पैन। अभी इनको अंकटाड के महासचिव के पद पर नियुक्त किया गया है। 34 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। अभी एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्रिकेट से क्या बन गया है कि एक क्रिकेट के इतिहास में पहली बार किसी गेंदबाज ने 200 विकेट लिया है। किसके खिलाफ, बाएं हाथ के बल्लेबाजों के खिलाफ। ठीक है, कंडीशन समझना है, बाएं हाथ के बल्लेबाजों के खिलाफ। अब बताते भैया जब कोई कीर्तिमान हुआ है तो कीर्तिमान हुआ है तो वो किया कौन है। तो पहले बता दूं कि वो कोई इंडियन किया है, और जब कोई वर्ल्ड इतिहास रचाता है, कोई भारतीय रचेगा, तो वो यूपीपीसीएस कहेगा भैया मेरे लिए इंपॉर्टेंट हो गया। तो राशिद खान चूंकि स्पिनर से काट दीजिए, मुतैया मुरलीधरन पुराने स्पिनर से काट दीजिए। ठीक, अश्विन और जडेजा दोनों टेस्ट क्रिकेट के माहिर हैं, लेकिन हाल ही में देखेंगे अश्विन का पूरा झुकाव अब और टेस्ट हो गया है, मतलब पूरा झुकाव, मतलब बीसीसीआई ने ही इनको टेस्ट का क्रिकेटर बना दिया एक तरह से। तो इसके सही आंसर भी हैं अश्विन भैया। आते हैं हम लोग 35 नंबर क्वेश्चन पे। 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के पहले पूर्ण विकसित अंतरराज्यीय क्रूज टर्मिनल सागरिका। भारत के पहले पूर्ण विकसित, इंपॉर्टेंट क्यों ध्यान देना है, पहले पूर्ण विकसित की वजह से इंपॉर्टेंट है। भारत के पहले पूर्ण विकसित अंतरराष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल सागरिका का उद्घाटन कहां किया गया। आपको बताना है कोच्चि में, बंगलुरु में, तिरुवनंतपुरम में, या इनमें से कोई नहीं में। तो इनमें से कोई नहीं, क्या इसका सही आंसर है, या तिरुवनंतपुरम है, बेंगलुरु है, या कोच्चि है। ध्यान देंगे दोस्तों, इसका सही आंसर है कोच्चि। सही आंसर इसका क्या हो गया, कोच्चि हो गया। यानी भारत के पहले पूर्ण विकसित अंतरराष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल जो सागरिका है, इसका उद्घाटन कोच्चि में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, लिटोरिया मीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिटोरिया मीरा। कह रहा है लिटोरिया मीरा क्या है। अगला क्वेश्चन है लिटोरिया मीरा क्या है। कह रहा है कि पश्चिमी घाट में खोजी गई एक चिड़िया की प्रजाति है, पूर्वी हिमालय में रहने वाला एक जीव है, चॉकलेट रंग का एक मेढक की प्रजाति है, या नागालैंड के जंगलों में पाए जाने वाला एक हिरण है। 4 ऑप्शन है आपके पास। तो ध्यान देंगे दोस्तों, अभी क्या है कि लिटोरिया मीरा न्यू गिनी के जो वर्षा वन है, न्यू गिनी के जो वर्षा वन है यहीं पे पाई गई है। ये एक क्या है, चॉकलेट कलर की मेढक की प्रजाति है, मेढक की प्रजाति है। ठीक है, अब बात आती है मेढक समझ के खाने जाना है, सॉरी चॉकलेट समझ के खाने जाना है। तो वैसे भी मेढक खाने का ट्रेंड है भी नहीं, उधर होगा तो नहीं बता पाएंगे। चॉकलेट की नई रंग की, मतलब चॉकलेट कलर की क्या है, मेढक की प्रजाति है। ठीक, तो आते हैं हम लोग 37 नंबर क्वेश्चन पे। 37 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा एसटी बैग क्या है। हाल ही में चर्चा रहा मेरा, सॉरी एमबी टेक, ठीक है वो थोड़ा सा गलत हो गया। एमबी टेक क्या है, हाल ही में चर्चा में रहा एमबी टेक क्या है। ऑप्शन ए कह रहा है कोरोना संक्रमित व्यक्तियों की जांच करने वाली एक कीट का नाम है, कोल्ड चेन प्रबंधन के लिए तापमान दर्ज करने वाली एक डिवाइस है, नई शिक्षा नीति से जुड़ा एक ऐप है, या उड़ीसा के तट पर पाए जाने वाले कछुए हैं। आपको बताना है। अच्छा ध्यान देना है, इसका आंसर क्या आपको बताइए। तो ध्यान देंगे दोस्तों, जो 37 नंबर क्वेश्चन है, ये कोल्ड चेन प्रबंधन के लिए तापमान दर्ज करने वाली भारत की पहली ध्यान देंगे, भारत की पहली स्वदेशी डिवाइस है। ठीक है, भारत की पहली स्वदेशी डिवाइस है, किस चीज के लिए, कोल्ड चेन प्रबंधन के लिए तापमान दर्ज करने वाली। अब बात आती है, ये डिवाइस भारत की पहली डिवाइस जो कोल्ड चेन प्रबंधन से रिलेटेड है, बनाई किसकी है, तो इसको IIT आर मतलब रुड़की नहीं, आर मतलब रोपड़। ठीक है, IIT रोपड़ भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रोपड़ के द्वारा विकसित किया गया है। 38 नंबर क्वेश्चन पे आएंगे। आज चूंकि ऑलरेडी दोस्तों क्या है कि हम लोग थोड़ा सा स्टार्ट में कुछ चीज़ें पे डिस्कशन कर दिए हैं, तो वीडियोस चूंकि 12 बजे आप लोग को मिल जाए, इसलिए हम क्या करेंगे आज 10 क्वेश्चन पे ही रोक देंगे, कल 20 कर लेंगे। ठीक,
आगे का क्वेश्चन है कि हाल ही में क्या है, एक भौगोलिक संकेतक दिया गया जिसका नाम है भालिया गेहूं, यानी गेहूं की एक प्रजाति है भालिया। किस राज्य की उपज है, आपको बताना है किस राज्य की उपज है। ध्यान देंगे दोस्तों, गुजरात में एक क्षेत्र है भाल क्षेत्र उसको बोलते हैं, और इसी में क्या है ये उगती है। बेसिकली क्या है, ये बारिश थोड़ा सा क्या है कि बिना सिंचाई के भी इसको उगाया जाता है, यानी हम लोग कह सकते हैं जल सहिष्णु पौधा है। ठीक है, बिना सिंचाई के भी मतलब क्या है कि इसको कम वर्षा में भी, कम पानी में भी इसको उगाया जा सकता है। और अभी रिसेंट में न्यूज क्यों में रहा है, क्योंकि हाल ही में इसको भौगोलिक संकेतक की जो ये प्रमाणित भालिया किस्म की जो ये गेहूं है, इसकी खेप गुजरात से विदेशों में भेजी गई है। कहाँ कहाँ, केन्या और श्रीलंका में भेजी गई है। अब ऐसे में क्या है कि एक भौगोलिक संकेतक प्रजाति जो कि गेहूं है, गेहूं की प्रजाति है, इसका इंटरनेशनल ट्रेड किया जा रहा है, इंपॉर्टेंट बन जाती है आपके लिए। आंसर मिल गया आपको डी। अगला है, एक अभ्यारण्य का नाम लिखा है लेमरू हाथी अभ्यारण्य, हाल ही में चर्चा में रहा है और किस राज्य में स्थापित किया जाएगा, आपको बताना है लेमरू हाथी अभ्यारण्य। तो ध्यान देंगे दोस्तों, जो लेमरू हाथी अभ्यारण्य है इसको छत्तीसगढ़ में स्थापित किया जाएगा, छत्तीसगढ़ में। ठीक है, छत्तीसगढ़, और ये बहुत पुराना प्रोजेक्ट है, बहुत ओल्ड प्रोजेक्ट है। अब गवर्नमेंट इस पर विचार करिए, देखते हैं कब तक बन जाता है। ठीक है, तो लेमरू हाथी अभ्यारण्य छत्तीसगढ़ से संबंधित है, याद रखेंगे। आज का लास्ट नंबर क्वेश्चन रखेंगे कि हाल ही में चर्चा में रहा डीबी जेनवाक क्या है। हाल ही में चर्चा में रहा डीबी जेनवाक क्या है। कह रहा है कि कोरोना संक्रमित व्यक्ति का पता लगाने वाला एक ऐप है, मुंह के कैंसर को जीनोमिक वेरिएंट संबंधी एक डेटाबेस है, अमेरिका द्वारा विकसित कोविड-19 है। ये ऑप्शंस देख लीजिए, इतना घटिया बना है कि इसको आप सीधा काट सकते हैं, मतलब इसमें सोचना ही नहीं है। चीन द्वारा विकसित एक मिसाइल है। ठीक, चलिए ठीक है, देखते हैं। अब देखते हैं इसका आंसर क्या है। ठीक, चारों ऑप्शंस को हम लोग पढ़ लिए, आप लोग आंसर बताइए और मैं इसका आंसर बता के यहीं पे आज इसको लास्ट करूंगा। ध्यान देंगे दोस्तों, तो ये जो डीबी जेनवाक है, यह मुंह के कैंसर के जीनोमिक वेरिएंट संबंधी दुनिया का पहला डेटाबेस है। ध्यान देना है, यह मुंह के कैंसर के जीनोमिक वेरिएंट संबंधित पहला पहला डेटाबेस है। तो ऑप्शन नंबर 20 तो यहां से पता चल गया। ठीक है, अब बात आती है कि इसको तैयार किसने किया है, या इसको तैयार किया गया है किसके द्वारा। तो ध्यान देंगे, डीबीटी नेशनल, स्मॉल में लिखते हैं हम लोग, मतलब छोटे में लिख रहे हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोमेडिकल जीनोमिक्स को जिसे लिखते हैं। ठीक है, ठीक है, लिख देते हैं जिसे कल्याणी, इसी के द्वारा इसको डेवलप किया जा रहा है। डीबीपी, ध्यान देंगे, सॉरी डीबीपी नहीं, डीबीटी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोमेडिकल जीनोमिक्स, कल्याणी के द्वारा इसको विकसित किया गया। और ये क्या है, मुंह के कैंसर के जीनोमिक वेरिएंट संबंधी एक डेटाबेस है, और इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, देखिए क्वेश्चंस तो आगे मेरे पास अभी 50 तक थे, मेरा मानना है, और मैं डिस्कस भी करने वाला था, लेकिन चूंकि स्टार्ट में थोड़ा डिस्कशन कर लिए हैं और थोड़ा डिस्कशन अदर वे भी चलाई है, तो टाइम मैनेजमेंट की वजह से यहाँ पे स्विच ऑफ करेंगे। तो फिर से मिलते हैं कल, फिर वही बात कि अभी लाइक शेयर सब्सक्राइब के लिए नहीं करेंगे, लेकिन एक बार जरूर बताना कि क्वेश्चंस कैसे थे, समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, धन्यवाद।